के क्षेत्र में पहली बार सर्वोदय एम्पल लाया है एक नया उपहार। ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार सर्वोदय एम्पल लाया है एक नया उपहार। सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्रैश कोर्स तथा 6 घंटे से भी अधिक की लाइव क्लासेस। नमस्कार साथियों, सर्वोदय एम्पल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और इस समय का आप उपयोग आने वाली परीक्षाओं को अच्छी तरीके से देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी जो समय है इसका हम सदुपयोग करते हुए हमारी क्लासेस की तरफ से आपके लिए वीडियो लेक्चर जारी किया गया है। इस पॉलिटी वाले वीडियो लेक्चर में आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ आपकी उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके प्रति हम पहला लेक्चर जारी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम भारतीय संविधान की उन विशेषताओं को पढ़ेंगे जिन विशेषताओं ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे महान और इतने बड़े देश जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और एक लोकतंत्र देश जहां पर विविध संस्कृति के लोग, विभिन्न जाति समाज के लोग एक सूत्र में बंधे हुए उनको बांध के रखा है। तो वो विशेषता जो भारतीय संविधान की है, जो आजादी के बाद अभी तक भारत को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, उस भारतीय समाज को समझने के लिए और आने वाले जो भी वीडियो है उन सब की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमें भारतीय संविधान को इस तरह से समझना है कि ये हमारा संविधान किस स्तंभों पर टिका हुआ है, इसके मुख्य आधार स्तंभ क्या है, इसके मुख्य कीवर्ड्स क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसकी आत्मा क्या है। यदि हम इस भारतीय संविधान को इन कीवर्ड से या इन मुख्य शब्दों से समझ सकें तो आने वाले वीडियो या आने वाले अन्य आपकी यदि इस सब्जेक्ट के प्रति रुचि है तो आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी के संबंध में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं, जिनमें हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्न प्रकार है। फर्स्ट जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात हमें निर्णय लेने की शक्ति स्वयं को है। भारत स्वयं निर्णय ले सकता है। भारत अन्य किसी देश के दबाव में आता है या अन्य किसी देश के अधीन कार्य नहीं करता है। हम प्रभुत्व है, हमारा खुद का निर्णय है, हम खुद उसके हम किसी को चाहे तो हम संधि करें नहीं करें, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। इसको समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है। हमें पता है कि हम अंग्रेजों के अधीन रहे हैं 200 वर्षों तक, तो हमने उनकी अधीनता उस टाइम अधीन रहे थे, पर उस टाइम हमारे ऊपर ब्रिटेन की सत्ता थोपी गई थी। अब भारत देश आजाद है तो भारत अपने निर्णय को लेने के लिए प्रभुत्व है, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है तथा वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि अन्य किसी समझौते हैं, जैसे कि आणविक समझौता हुआ था तो भारत ने उससे हस्ताक्षर नहीं किए। तो नाभिकीय समझौता ये इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। और अन्य किसी यूएनओ, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन आदि के दबाव में आकर हम किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह हमारी क्या विशेषता है? यह भारतीय संविधान के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्रात्मक राज्य है से तात्पर्य है कि भारत की जो सत्ता है वो जनता में नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे जो नेता चुने जाएंगे वो जनता में से चुने जाएंगे, न कि किसी अनुवांशिक होगा या किसी के द्वारा अन्य मनोनीत किया जाएगा। जनता के द्वारा उन नेताओं को चुना जाएगा। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो यही बात है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत की राज सत्ता जनता में निहित है। हम जब संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान को पढ़ते समय हमें प्रस्तावना को जब हम देखते हैं तो प्रस्तावना में पहली लाइन आती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
तो हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही सबसे बड़े हैं। भारत में सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में भी सबसे पहले किसको बताया गया है? भारत की जनता को। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा। ठीक है, जो भी नेता चुने जाते हैं वो भारत की जनता में से ही चुने जाते हैं, और ये जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। ये बात आपको लगेगी कि भारत में ऐसा होता नहीं है, पर यदि कोई अच्छा लोकतंत्रात्मक राज्य बने तो वहां पर जो नेता जो चुने जाएंगे वो सेवक की भांति कार्य करें, तो वो देश कैसा होगा? वो एक अच्छा लोकतंत्रात्मक राज्य होगा, न कि स्वामी। स्वामी तो राजा वाली बात आ गई। जहाँ राजा होता है वहाँ स्वामी शब्द आ जाता है। तो यहाँ राजा नहीं, यहाँ लोगों के मध्य से चुना हुआ व्यक्ति है, तो वो क्या होगा? वो होगा सेवक होगा। तो यहाँ लोकतंत्र का शासन, लोकतंत्रात्मक राज्य को परिभाषित करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अर्थ है कि सभी पद नागरिकों के लिए खुले होते हैं। अर्थात भारत में ऊंचे से ऊंचा पद और सबसे लो लेवल का पद भी यदि चुना जाए तो वो लोगों के लिए ही होगा। मतलब वहाँ सामान्य नागरिक भी जा सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति यदि चाहे, यदि वो योग्यता रखता है, तो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। और यदि उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं। अब जो जो काबिल होगा वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। अतः अतः भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है। लोकतंत्र तो हमने देख ही लिया कि तंत्र किसका? लोगों का तंत्र। और गणराज्य मतलब जो बड़ा पोस्ट, जो सबसे बड़ी जो पदवी है यदि भारत का, तो वो भी किसके द्वारा है? सामान्य नागरिकों के लिए भी खुला हुआ है। यदि आप चाहें तो आप उधर राष्ट्रपति बनने की भी चुनाव भी लड़ सकते हैं। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। अर्थात वंशानुगत न होकर पहले जो राजा महाराजा, राजा का बेटा राजा बनता था, आज राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। आज जनता में से राष्ट्रपति को चुना जाता है और भारतीय जनता उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। उसमें जो उसका चुनने का तरीका होता है वो एकल संक्रमण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें वरीयता के अनुसार चुनाव होता है। तो भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं तो वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का तात्पर्य ये हुआ, जनता ने स्वयं वोट नहीं दिया, पर जनता ने जिनको वोट दिया उन्होंने उनको चुना है। तो प्रत्यक्ष न होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये होता है भारत के अपने गणतंत्रात्मक स्वरूप के साथ। मतलब भारत की हम बात करते हैं तो भारत का गणतंत्रात्मक स्वरूप तो है ही, उसके साथ साथ उसने, भारत ने राष्ट्रमंडल जैसे संगठन में हुए राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ली है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका ये हुआ, राष्ट्रमंडल क्या शब्द है? राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। हमने देखा है राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल ये होता है कि जो ब्रिटेन से जो देश आजाद हुए उन्हें राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और उस राष्ट्रमंडल, जो पूरे जो राष्ट्र अलग हुए थे ब्रिटेन के साम्राज्य से अलग हो गए, जैसे भारत हुआ है, भूटान हुआ है, जैसे चाइना हुआ है, तो ऐसे अन्य देश ब्रिटेन से अलग हुए हैं, तो उनका एक संगठन बना हुआ है। उस संगठन की सदस्यता भी भारत ने ली है। तो ऐसा मत होता है, अनेक व्यक्तियों का ये मत है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपना प्रधान रूप स्वीकार किया जाना है। लोग मानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं वो ब्रिटिश को अपना सम्राट मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारत ने इसमें सदस्यता इसलिए ली है क्योंकि वो एक तो लचीला संविधान है, और भारत यदि एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ रहता है तो भारत की विश्व में पहचान होगी। और सदस्य इसलिए, न कि इसलिए कि उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। उसी समय राष्ट्रमंडल सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति वैधानिक रूप से अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा कुछ अलग है। अर्थात हमारी जो स्थिति है वो कुछ अलग है राष्ट्रमंडल में, और हम इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते में वृद्धि हो, इसलिए हम राष्ट्रमंडल संगठन में जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो है देश है वो है, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। दूसरी बात, हम लोकतंत्रात्मक है। तीसरी बात, हम गणराज्य है। गणतंत्रात्मक हमारे यहाँ व्यवस्था है। और नेक्स्ट हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का तात्पर्य क्या है? पंथ निरपेक्ष,
यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, एक शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है वो आपको थोड़ा नकारात्मक सोच दर्शाता है। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष से अर्थ है कि धर्म के निरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला। जबकि पंथ निरपेक्ष का होता है कि धर्म को तो मानते हैं पर उसके आचरण नहीं करते, मतलब समान रूप से उनके प्रति है। अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष है, वो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का आदर करता है, अर्थात वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। न कि ऐसा है कि वो धर्म ही नहीं मानता है, भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है बिना किसी भेदभाव के। तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबों को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन वह धार्मिक मामलों में तटस्थ तटस्थ का मतलब होता है कि तटस्थ का यह तात्पर्य है कि वो उस मामलों में वो किसी के भेदभाव नहीं करेगा, वो सभी को समान रूप से मानेगा। और ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये तीनों शब्द हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार परिवर्तन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यदि और भी पता चले तो भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत के जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकार जो दिए हुए हैं उनमें भी इस बात का हमें पता चलता है। कैसे पता चलेगा? मूल संविधान में कहीं पर भी भारतीय तटस्थ पंथ निरपेक्ष राज्य को घोषित नहीं किया गया। फिर भी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण पंथ निरपेक्ष राज्य को रूप से स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास, पूजा की समानता है। मतलब यहाँ पर ऐसा बात ध्यान रखनी है हमें कि यहाँ पर भारतीय संविधान के अंदर सभी को समान रूप से जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म और विश्वास और पूजा की समानता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात तात्पर्य ये हुआ कि मौलिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग इनमें से किसी के भी आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में उपबंध किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण तथा धर्म का आबाद मानने, आचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे यह तात्पर्य हुआ कि भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने अनुसार उसके प्रति आचरण कर सकता है, उसके प्रति वो अंतःकरण कर सकता है, उसको अपना सकता है, उसके प्रति जीवन शैली जी सकता है और उसको पूर्ण भारतीय संविधान जो है उसको पूर्ण स्वतंत्रता देता है और यह भी कहता है कि उसको किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान में धार्मिक अल्पमतों को आश्वासन दिया गया। अल्पमतों का अर्थ है कि माइनॉरिटी, ठीक है? अल्पसंख्यक जो होते हैं, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक उनको आश्वासन दिया गया, उनको अलग से उनके धर्म के प्रति उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वे अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए भी स्पष्ट है, भाषा के प्रचार भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से शिक्षण संस्थाएं संचालित कर सकते हैं, मदरसे चालू होते हैं, जैसे जैन धर्म की जो अलग-अलग संस्थाएं चलती है। तो ये सभी माइनॉरिटी जो होती है, अल्पसंख्यक जो होते हैं, उनको भी संविधान रक्षा प्रदान करता है। तो भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं आप, कठोरता और लचीलापन का समन्वय। कठोरता और लचीलापन का समन्वय मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत का जो संविधान है वो न तो ज्यादा कठोर है
ना ज़्यादा लचीला है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं भारत के संविधान में, जब हमको भारत के संविधान में कानून में परिवर्तन करना होता है, तब हमें बहुत लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 2/3 बहुमत चाहिए, फिर अन्य राज्यों का भी प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसमें 50% से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इसलिए कठोर संविधान, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। तो लचीले का तात्पर्य है कि सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत का क्या तात्पर्य हुआ? सामान्य बहुमत मतलब 50% प्लस 1, तो वो दोनों का समन्वय भी हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो जब हम देखते हैं, संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान को 2 प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान उस प्रावधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता है, नहीं किया जाता है, और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जाता है। ठीक है, साधारण मतलब कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नॉर्मल कानून बन जाता है, इजीली उसमें परिवर्तन, जैसे कि कई राज्यों का पुनर्गठन हो गया, कुछ ऐसे नाम परिवर्तन हो गया, ये नागरिकता संबंधित ये नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाना जाता है। इसमें इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने क्या किया है? भारत ज़्यादा कठोर है, ना भारत ज़्यादा लचीलेपन का संविधान है। भारतीय संविधान जो है ना तो अधिक लचीला है और ना ज़्यादा कठोर है। तो इसको समझते हैं हम। ना तो अधिक कठोर है, ना अधिक लचीला है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। ठीक है, हमें कुछ-कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए हमें संसद का 2/3 बहुमत भी चाहिए और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है, उनमें विधानमंडल का वोट डलता है, तो वो इसलिए राष्ट्रपति के संबंध में जो भी पद्धति, कुछ भी विचार होगा, तो वो राज्यों को अभी समर्थन चाहिए होगा। संघ और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन का तात्पर्य है कि जो संघ सूची और राज्य सूची के विषय उनमें बंटवारे के लिए भी हमें आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, ये चीजें जो अन्य जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब लोकसभा से कितनी सीटें राजस्थान से आएगी, कितनी महाराष्ट्र से, कितनी उत्तर प्रदेश से, तो ये चीजें भी हमें कौन बताएगा? ये भी हमें संविधान का जो कठोरतापन है वो उससे पता चलता है कि इनमें परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी और कठोर है। जबकि कुछ विषय में तो संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिए नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, जैसे जम्मू कश्मीर जो राज्य था, अभी उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वो नॉर्मल तरीके से बनाया, उसमें राज्यों का समर्थन नहीं लिया, ना राजस्थान ना महाराष्ट्र किसी ने समर्थन दिया नहीं, मतलब समर्थन मांगा ही नहीं जा सकता। वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लचीलापन है। भारतीय नागरिकता के संबंधित प्रावधान भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो साधारण बहुमत से संसद साधारण संविधान से कर सकती है। इस बीच अब हमें यह समझना है कि कहाँ ऐसा होता है कि कहाँ लचीला संविधान है, कहाँ कठोर संविधान है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो जो संविधान है ब्रिटिश संविधान है, वो एक लचीला संविधान है। वहाँ संसद सर्वोपरि होती है और संसद का ही कार्य होता है, तो संसद आसानी से अपने इजीली कार्य करवा लेती है। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वहाँ राष्ट्रपति का शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा पावरफुल होती है, और इसी कारण वहाँ का संविधान है वो कठोर है। मतलब वहाँ बहुत कम परिवर्तन हुए हैं आज तक, और ब्रिटिश संविधान में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। और भारतीय संविधान ने कौन सा मार्ग अपनाया है? उन्होंने मध्यम मध्यम मार्ग अपनाया है। यदि संविधान में सभी कुछ स्थायी या कठोर बना दिया जाए, यदि आप सोचें कि मैं यदि भारतीय संविधान यदि स्थायी कठोर बना दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अभी हमारे पास जितने भी जो अलग-अलग नियम बने, कानून बने, वो बन ही नहीं पाते,
क्योंकि वो संविधान फिक्स हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन होना पॉसिबल ही नहीं होता। तो फिर हम बाल विकास मंत्रालय जैसे आरटीई बात कर लें, राइट टू एजुकेशन बात कर लें, तो ये जो नई-नई चीज़ें आई हैं, शिक्षा का अधिकार हो गया और अन्य प्रावधान आ गए, 3 तलाक हो गया, अन्य चीज़ें जो भी है संविधान में परिवर्तन करके लाई गई है, वो नहीं आ पाते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारतीय संविधान जो है लचीला है। ये लचीला इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और राष्ट्र के विकास रुक जाएगा यदि क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह होता है। किसी भी स्थिति में हम हमारे संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित ना हो सके। ठीक है, जैसे-जैसे समय बदलता जाता है वैसे-वैसे फिर उसमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान न तो भारतीय संविधान में पर्याप्त लोचशीलता है और इसी कारण भारतीय संविधान में अभी तक 100 से अधिक क्या हो चुके हैं, 100 से अधिक भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का मिला-जुला रूप है और इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में जैसे जीएसटी आया है, जैसे जम्मू कश्मीर का विवाद हुआ है, तो जैसे जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लद्दाख और जम्मू को अलग किया गया है, ये जो संविधान में संशोधन करके ही किया गया है। तो ये जब किया है तो इससे पता चलता है कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों के मध्यम मार्ग हमने अपनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब संसद का शासन। संसद का शासन अर्थात संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति भी उसमें आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने हैं? तो संसद के सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब संसदीय प्रणाली है। ऐसी व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों का समूह के द्वारा सरकार चलाई जाती है। हमें पता है कि मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एक संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब वो जो मंत्री परिषद जो बनाई जाती है, वो मंत्री परिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक रहते हैं। तो जब तक संसद में बहुमत है, तब तक वो सरकार चलती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात विधायिका का तात्पर्य यही हुआ कि संसद में जितने भी जो सांसद है वो विधायिका कहलाते हैं और कार्यपालिका वो होती है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद होती है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसका विश्वास खो देने के कायम नहीं रह जाती। अर्थात यदि बहुमत खत्म हो जाता है या किसी मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो फिर पूरी मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान की संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करती है। भारत में कौन सी है? भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हमें पता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य किए जाते हैं। पर वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में निहित होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और ये भारत के संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और ये व्यवस्था हमारे यहाँ 1919 तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुभव के आधार पर हमें मिली है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। ये जो भारतीय 1935 का भारतीय शासन अधिनियम 75% जो चीजें ली गई है हमने वहीं से ली है, तो वहीं का लिया गया रूप है। नेक्स्ट बात हम करते हैं संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। इसमें हमें यह समझना है कि जो संसद है भारत की वो प्रभुत्व है, वो अपना डिसीजन लेने की पावर रखती है, पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें न्यायिक सर्वोच्चता भी होती है। यदि यदि हम केशवानंद भारती जो केस देखें उसके अंदर ये हुआ था कि उसके अंदर मूल ढांचा बताया गया था कि यदि संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करेगी तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है।
तो हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका भी सर्वोच्च होती है और संसद की भी प्रभुत्व है, वो भी निर्णय लेने की शक्ति होती है। पर कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें संसद यदि उन मामलों को संसद यदि संविधान की मूल ढांचे को तोड़ने की कोशिश करे, तो न्यायपालिका भी अपना निर्णय लेने के लिए ले सकती है और उस नियम को हटा सकती है। तो इसमें समझते हैं हम भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान संसदीय प्रभुसत्ता न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है, यहाँ यहाँ जो संसदीय प्रभुत्व है वो ब्रिटेन में सबसे अधिक है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शक्ति ज्यादा होती है, जबकि अमेरिका की बात करें तो वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। ये दोनों भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रिटेन की जो होती है संसदीय शासन प्रणाली सबसे ज्यादा पावरफुल है और अमेरिका की न्याय प्रणाली सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो हम समझते हैं संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत या बात करें हम संसदीय व्यवस्था में, कौन सबसे इम्पोर्टेंट होता है? संसद के द्वारा बनाया गया कानून, और इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते। इसके विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होता है? न्यायपालिका संविधान के रक्षक और अभिभावक होती। न्यायालय संघीय व्यवस्था अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है तो ये हमें समझना है कि जो न्यायपालिका न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायपालिका पावरफुल होती है कि देखते हम कि कोई विधि आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो तो नहीं। संविधान के उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 32, मतलब संविधान ये कर सकता है कि संविधान के अंदर न्यायपालिका जो होती है, यदि उसको लगता है कि यदि संसद के द्वारा बनाया गया कानून यदि अवैध है और ये संविधान को सही तरीके से परिभाषित नहीं करता है, तो न्यायालय उसको हटा भी सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ हमने दो चीज समझी है, एक तो संसदीय व्यवस्था होती है और एक न्यायपालिका होती है, न्यायिक व्यवस्था होती है, न्यायिक सर्वोच्चता होती है। तो संसद में संसद पावरफुल है, न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायपालिका पावरफुल है। भारत की संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। ठीक है, भारत ने संसदात्मक व्यवस्था तो अपनाई है, पर संसदीय सर्वोच्चता भी अपनाई है, लेकिन साथ ही संगतत्व व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों को आदेश को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया है जो संविधान के विरुद्ध हो। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया है और न ही अमेरिका के भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को वर्ण पद्धति के बीच, जबकि इसके बीच का हमने मार्ग अपनाया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम कभी भी जैसे पढ़ते भी अमेरिका, तो अमेरिका में कौन होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं होती है। और यदि हम बात करें ब्रिटिश, तो ब्रिटेन में क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ब्रिटेन या ब्रिटिश में यदि प्रधानमंत्री बिठाए तो वो संसद का होता है प्रधानमंत्री, और संसद ही पावरफुल होगी फिर वहाँ। तो ब्रिटेन में तो संसद पावरफुल होगी। अब अमेरिका में राष्ट्रपति बिठाए तो राष्ट्रपति एक व्यवस्थापिका का सर्वोच्च बड़ा पद है, और वहां पर यह होता है कि वहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। वो न्यायपालिका निर्णय जो लेती है उसको संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब हमारे संविधान में जो 18 वर्ष की आयु के बालक है, बालिकाएं हैं या वयस्क है जितने भी, उन सबको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में सभी लोगों को समान आधार पर मतदान प्रदान करता है। धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, जबकि ब्रिटिश शासन काल में 1909 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई गई थी।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब 1909 का अधिनियम आया था, तो उसमें ऐसा माना गया था कि केवल जिस जगह चुनाव करने हैं, तो वहां पर केवल उसी समाज के लोग वोट डाल सकते हैं। जबकि अभी जो व्यवस्था है, आरक्षण और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, दोनों में क्या अंतर होता है, तो इसको समझे अपन। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं अभी। ठीक, हम ये समझने चाह रहे थे कि एक तो आरक्षण होता है और एक होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। हमारे यहाँ पर पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, वयस्क मताधिकार है, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये बात देखी कि 1909 में एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आई थी। उसके अंतर्गत ये होता था कि यदि जैसे कहीं पर चुनाव लड़ना है, तो वहां पर केवल उसी समाज के वो व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। जबकि अभी आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत यदि कहीं पर एससी या एसटी की सीट रिजर्व है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी के ही वोट डालेंगे, वहां सभी जाति सभी लोग वोट डाल सकते हैं, पर केवल वहां सीट रिजर्व होती है। जबकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में केवल वहीं के लोग वही उसी समाज के लोग वोट डाल सकते थे। तो यहाँ देखते हैं को लागू किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों में एक दूसरे के विरोध ही बना दिया गया है। क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका क्या ब्रिटेन ने तो काम ही यही किया है कि वोट डालो राज करो। तो उसने ऐसी प्रणाली लाए थे वो 1909 में कि हम एक जगह फिक्स कर लेंगे, वहां पर उसी जाति के लोग वोट डालेंगे और चुने जाएंगे। तो फिर इससे लोगों के बीच में विवाद हो गया कि हम वोट क्यों नहीं डाल सकते। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा का निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य है। ठीक है, भारत के संविधान ने करोड़ों लोगों को यह वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। हमें पता होना चाहिए कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1989 1989 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत पहले हमारे 61वें संविधान 1989 पहले केवल 21 वर्ष की आयु वाले ही वोट डाल सकते थे, जबकि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु वाले भी 18 वर्ष के आयु वाले भी वोट डाल सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के संविधान की संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार मूल करते हुए राज्य नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, सामाजिक समानता की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श, इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।